में करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 3 यानी वर्कशीट नंबर 3। और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। यानी आज हम सीखेंगे ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके पास ऋणात्मक निशान हो, यानी कि घटा का निशान। पिछली वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो अब हमें परिमेय संख्याएं जानने में तो कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाएं और जहां पर q 0 के बराबर ना हो, यानी नीचे वाली संख्या 0 ना हो, वह संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे कि 1/2, 5/3, -6/2, ये सभी संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। आज हमें सीखना है कुछ ऐसी संख्याओं के बारे में जिनके पास ये घटा का चिन्ह भी हो और वो परिमेय भी हो, यानी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। ऋणात्मक का मतलब क्या है? ऋणात्मक का मतलब होता है घटा करना। जैसे अगर आपको एक संख्या बोली जाए -4, तो इस माइनस का क्या मतलब है? इस घटा के निशान का क्या अर्थ है कि यह संख्या 4 संख्याएं कम है, यानी कि इस संख्या को लिखने का मतलब हमारे पास घटा में 4 हो रहा है। जैसे कि अगर इसको 10 के साथ लिख दे, 10 घटा 4, अगर ये 10 के साथ लिख दी जाती है तो इसका क्या अर्थ है कि 10 में से हमें 4 संख्याओं को कम कर देना है और उत्तर मिलेगा 6। तो जब भी हम ये घटा का निशान देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हमें कुछ घटाना है, कुछ कम करना है। तो चलो देखते हैं पहला उदाहरण। ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाल लिए, तो उसके बैंक में पैसे कैसे होंगे? कम हो गए होंगे ना। तो इसीलिए इस 1500 रुपये को हम गणित के रूप में, यानी गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? -1500। इसी तरीके से अगला उदाहरण देखिए। पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 3/5 किलोमीटर नीचे है। यदि यह कोई समुद्र का तल है तो समुद्र के तल से ऊपर की ऊंचाइयों को हम जमा के चिन्ह से दर्शाते हैं, यानी कि धनात्मक चिन्हों से। और अगर यही धरातल के नीचे का कोई डिस्टेंस है, या जो नीचे का इन्होंने यहाँ पे बोला ना, समुद्र के नीचे एक पेट्रोलियम की खान है, तो इस तरीके की दूरी को हम दर्शाते हैं घटा के चिन्ह से। इसीलिए हमने यहाँ पर -120 बटा सही 3/5 लिखा है। अगला उदाहरण देखते हैं। दीक्षा के 1/4 रुपये नाली में गिर गए, यानी वह चल रही थी और चलते चलते उसके पैसे गिर गए, तो उसको क्या हो गया? नुकसान हो गया, उसके पैसे भी घट गए। तो इसीलिए हम 1/4 को कैसे दर्शाएंगे? -1/4 के रूप में। अब अगला उदाहरण देखिए। अगले उदाहरण में बोला गया है कि शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 3 मंजिल नीचे पार्किंग में खड़ी है। तो ये है अगर शॉपिंग मॉल की 1 मंजिल और उससे कितनी मंजिल नीचे है, नीचे की जितनी भी हमारी संख्याएं हैं वह कैसे दर्शाते हैं हम? घटा के चिन्ह से, यानी ऋणात्मक चिन्ह से। तो 2 मंजिल नीचे थी तो इसीलिए दर्शाया गया इसको -2 से। लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम था। अब यहाँ तो पहले से ही कम लिखा हुआ है शब्द, तो यानी इसको भी किससे दर्शाएंगे? -16 अंक से। तो अब हमने जितनी भी संख्याएं देखी, जैसे कि -1/4, -2, -16, क्या ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं हैं जिनका रूप हमने लिखा था, गणितीय रूप, इन सभी स्थितियों का? तो ध्यान से देखो, पहली संख्या क्या है? -1/4 आ गई ना बटा के रूप में, जिसको हमने p/q के रूप में बोला था परिमेय संख्याओं को, जहां पर q 0 नहीं होगा, यानी नीचे की संख्या 0 नहीं होगी। तो पहली संख्या तो पहले से बटा में, यानी ये परिमेय है। अगली संख्या में अगर इसके नीचे मैं 1 लिख दूँ, जैसे कि किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ मौजूद नहीं होता, 1 होता है ना, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, तो ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अगली है -16। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है, लाइन डाल के 1 लिख सकते हैं, -16/1, तो ये भी कैसी बन गई? परिमेय संख्या। इन तीनों ही संख्याओं के पास घटा का चिन्ह है, इसीलिए ये कहलाएंगी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो आज की वर्कशीट में हमें इन्हीं के बारे में जानना था। तो चलो अब आगे की वर्कशीट करते हैं। उपरोक्त उदाहरण अनुसार परिमेय संख्याएं पूर्ण हो या भिन्नात्मक, ये धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो अभी आपने देखा ना, जैसे कि एक संख्या लिखी थी 4 या फिर -4, और दूसरी संख्या लिखी थी 1/2। अब ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये बटा में है, यानी भिन्नात्मक रूप में है, और ये वाली संख्या कैसी है? घटा के रूप में। और अगर एक और मैं उदाहरण यहाँ लिख दूँ 5, तो 5 कैसी संख्या है? एक पूर्ण संख्या है। अगर यह संख्या देखें तो ये तो बटा के रूप में, आप कहेंगे ये परिमेय है।
अगर इन्हीं के नीचे मैं बटा में 1 लिख दूँ दोनों के में, तो ये भी तो परिमेय बन गई। तो इसका मतलब हमारी परिमेय संख्याएं पूर्ण भी हो सकती हैं, भिन्नात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक का मतलब जिनके पास जमा का चिन्ह हो, और ऋणात्मक का मतलब जिसके पास घटा का चिन्ह हो। जैसे कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है, यह हमारा धनात्मक पूर्णांक है, और यह भी हमारा धनात्मक परिमेय संख्या है। सॉरी बेटा, ये दो सारी ही हमारी परिमेय संख्याएं। ये है ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये धनात्मक, और ये भी धनात्मक। अब इसके बाद देखिए आज की वर्कशीट में हमें क्या बोला गया। एक हमें प्रश्न दिया गया है कि बताइए कोई ऐसी संख्या जो ना तो ऋणात्मक हो और ना ही धनात्मक हो, यानी ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर या घटाने पर कोई फर्क ना पड़े। तो आप सोचिए ध्यान से, ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसी संख्या है शून्य, जिसको 4 में अगर हम जमा करें तो 4 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही आएगा। और 4 में से अगर कुछ घटा दें यानी 0 घटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी शून्य एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखेंगे आप, जिस पे ऋणात्मक और धनात्मक होने का कोई प्रभाव नहीं होता। यानी शून्य एक ऐसी परिमेय संख्या है जो ना ही ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक। अब इसके बाद देखिए आगे की वर्कशीट में हमें क्या बताया गया है। बताइए कि -26 बड़ा होगा या -7। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? तो हमने इस परिस्थिति को समझने के लिए देखिए क्या करा है। एक परिस्थिति को समझने के लिए हमने ये मान लिया कि चिंटू को 26 रुपये का नुकसान हो रहा है, और दूसरी परिस्थिति में पिंटू को 7 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो कौन सी परिस्थिति में हमें अधिक नुकसान हो रहा है? कौन सी परिस्थिति है ऐसी? जब हमें 26 का नुकसान हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब हमें नुकसान अधिक होगा तो वह संख्या भी हमारी छोटी होगी माइनस की स्थिति में, यानी -7 बड़ा है और -26 छोटा है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर आपको नुकसान वाले तरीके से ना समझ आए। अगर मैं आपसे सिर्फ 26 और 7 के बारे में पूछती कि बताइए 26 बड़ा है या 7 बड़ा है, इन दोनों के ही जमा के निशान है जैसे कि अभी तक आप करते आ रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? कौन सी संख्या बड़ी है? आप बोलते हैं ना 26 बड़ी है, क्योंकि 26 गिनती में बाद में आती है। लेकिन अगर दोनों ही संख्याओं के पास घटा का चिन्ह हो गया, -26 और -7, तो अब जो काम हमारा पहले हमने करा था उसका उल्टा करना है। जो संख्या छोटी होगी वह बन जाएगी बड़ी। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, जब दोनों ही संख्याएं जमा की हैं यानी एक जैसा निशान रखती हैं, जमा का निशान, तो जो बड़ी संख्या दिख रही है वही संख्या बड़ी है, जैसे कि ये 26। लेकिन अगर दोनों ही संख्याओं के पास अपना अपना घटा का चिन्ह है तो जो संख्या छोटी दिखती है वह संख्या बड़ी होती है। तो यानी -7 बड़ी होगी। तो हो गया ना आसानी से हल। अब इसके बाद देखते हैं आगे की वर्कशीट को। आगे देखिए क्या बोला गया है। क्या आपको पता है परिमेय संख्याएं ऋणात्मक कब होती हैं? जब अंश या हर में विपरीत चिन्ह, जैसे कि 2/-3 या फिर -5/7। यानी कोई भी परिमेय संख्या ऋणात्मक कब कहलाएगी, घटा के चिन्ह वाली कब कहलाएगी? जब या तो उसके अंश में या उसके हर में, देखिए यहाँ पर हर में यानी नीचे की संख्या में, अंश में यानी ऊपर की संख्या में, कहीं पर भी एक जगह पर एक घटा का चिन्ह लगा होगा तो वह संख्या कहलाएगी हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब हम समझ लेते हैं कुछ पहलुओं को जो कि ऋणात्मक संख्याओं के हैं। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या लिखी है 5/-7 और एक तरफ लिखा है -5/7। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दोनों में से ये जो संख्याएं हैं क्या ये दोनों एक समान है, तो आप बोलेंगे कि ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए माइनस का चिन्ह नीचे लगा हुआ है, यहाँ ऊपर लगा हुआ है, लेकिन संख्याएं एक सी है। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, नीचे भी दोनों में 7 है। घटा का चिन्ह नीचे लगा हो या ऊपर लगा हो, इसका अर्थ है कि दोनों के पास एक एक घटा का चिन्ह है। तो इस संख्या को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, माइनस का चिन्ह मैं ऊपर ले जाती हूँ, तो इसीलिए बेटा ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं। इस संख्या को मैं इस रूप में भी लिख सकती हूँ क्योंकि नीचे का चिन्ह मैंने ऊपर लगा दिया। अब देखो बिल्कुल एक सी होगी ना ऊपर और नीचे की तरफ से, इसीलिए ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। अब इसके बाद हम करते हैं आज की वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चन को, यानी आज की वर्कशीट में जो हमें क्वेश्चंस करने को दिए गए हैं हम उसको स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि चिन्ह का प्रयोग करते हुए संख्याओं की तुलना कीजिए, यानी ये बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, या फिर कौन सी संख्याएं बराबर हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कितना आसान दिया गया है, -2/3 और 2/-3। ऊपर की संख्याएं देखो बिल्कुल एक जैसी हैं, नीचे की भी एक जैसी हैं, बस घटा का चिन्ह यहाँ ऊपर है यहाँ नीचे है, तो यानी ये कैसी होंगी, बराबर, क्योंकि इसी तरीके का तो उदाहरण है जो भी हमने डिस्कस किया था।
अगला उदाहरण देखिए, 0/100 और 100/10/100। अब 0/100, देखो नीचे की संख्या एक जैसी है, तो बड़ा क्या होगा, 10 ही तो बड़ा होगा, क्योंकि 0/100 तो 0 ही बन जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, -2 और -1। तो जब भी मैंने अभी बताया था दोनों संख्याओं के पास माइनस का चिन्ह होगा, जो संख्या दिखने में छोटी होगी असल में वह संख्या बड़ी होगी, यानी -1 बड़ी संख्या है। अगला है -56, यानी कि -56 और 2। अब देखो 56 के पास तो माइनस का चिन्ह नजर आ रहा है, 2 के पास यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यानी इसका अपना चिन्ह कैसा होगा, जमा का। अब जमा या घटा दोनों में से कौन बड़ा होता है, हमेशा जमा बड़ा होता है, ये तो सभी को पता है, तो हमने इसीलिए जमा 2 को बड़े का चिन्ह दे दिया। अगला है -5/9 और 5/-9। अब देखो ध्यान से, फिर से एक माइनस इधर है और इधर वाले में माइनस नीचे। संख्याएं दोनों में एक सी हैं, तो यानी ये कैसा होगा, बराबर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से हमने कर लिया। अगला है 27/7 और 6/7। अब नीचे की संख्या देखो दोनों में एक सी है या नहीं, और दोनों ही जो संख्याएं हैं हमारी 27/7 और 6/7 दोनों ही जमा की है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई माइनस का चिन्ह नहीं है। तो जब दोनों ही संख्याएं जमा की हैं, यानी दोनों के अपने अपने जमा के चिन्ह हैं, नीचे की संख्याएं भी एक बराबर हैं, तो जो संख्या ऊपर बड़ी है वही संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इसमें हम निशान किस तरफ खुला हुआ कर देंगे, 27/7 की तरफ। अगली संख्या है 21/8 और 3/8। तो फिर से देखो नीचे की संख्या एक बराबर, तो बड़ी कौन सी होगी, 21/8, क्योंकि 21 बड़ा है 3 से। अगला उदाहरण 25/4 और 3/4। नीचे की संख्या एक जैसी है, तो ऊपर की संख्याओं को देखना है सिर्फ हमने, 25 और 3 में से कौन बड़ा है, 25, तो 25/4 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो आज की वर्कशीट यहाँ फिनिश होती है। आज की वर्कशीट में आपने सीखा ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में, किस प्रकार हम तुलना करते हैं संख्याओं की, वह भी सीखा। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की भी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।